ठहर के पाँव के कांटे निकालने वाले ये होश है तो जुनू कामयाब क्या होगा। आज परवाज में एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कीजिए जिन्हें काम का जुनू इस कदर है कि उन्होंने जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल किया जिसे वो पाना चाहती थी। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली और कश्मीर से मीलों दूर होने के बावजूद भी उनके जहन से कश्मीर की खुशबू नहीं मिटी। आज भी वो खुशबू उनके काम, उनके मिजाज, उनकी शख्सियत में केसर सी महकती है। तो आइए मुलाकात कीजिए एक्टर, आरजे, राइटर और डायरेक्टर काजल सूरी से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी, जैसे हमें मालूम है कि आप थिएटर तब से कर रही हैं जब से आप 3 साल की थी, तो मतलब थिएटर में आप कैसे आ गई? 3 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, क्योंकि मेरे जो फादर हैं, हाँ, वो इसी फील्ड से हैं। वो डायरेक्टर रहे हैं और बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। उनको JNK में गोल्डन वॉइस कहा जाता है उनकी आवाज़ के लिए। तो वो जाहिर सी बात है कि सीरियल्स वगैरह किया करते थे, नाटक प्रोड्यूस किया करते थे दूरदर्शन के लिए। तो उनको ज़रूरत होगी किसी बच्चे की, तो उन्होंने 3 साल की उम्र में मुझे कैमरा फेस करवाया। जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया, उसके बाद मैंने जो पहला नाटक किया वो डोगरी का नाटक था जी। तो बस इसी तरह से शुरुआत हो गई। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट्स की पसंद होती है वो बच्चों की नहीं होती है, जाहिर सी बात है। जब एक समझ आ गई, बड़ी हो गई, तब पेरेंट्स चाहते थे आप थिएटर करें, तो आप खुद भी चाहती थी? आपकी भी वही पसंद थी? पेरेंट्स चाहते थे कि पहले मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको मुकम्मल करूं। तो स्टडीज़ तो खैर सही चल ही रही थी, थिएटर भी साइड बाई साइड चल रहा था। बहुत एनकरेज किया उन लोगों ने मुझे, क्योंकि मैंने थिएटर पापा के साथ भी किया है, उनके साथ सीरियल्स भी किए हैं। तो मेरी जो मम्मी हैं वो भी थिएटर से जुड़ी हैं। वो बहुत थिएटर किया है उन्होंने, बहुत सीरियल्स में काम किया है, ड्रामा वॉइस रही हैं आकाशवाणी की वो, और सिंगर भी रही हैं। फैमिली की तरफ से बहुत एनकरेजमेंट मिली, बहुत उन्होंने मुझे कहा कि आप करो। जैसे आपके पेरेंट्स दोनों ही थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, तो अगर मैं दोनों की एक एक खूबी की बात करूं तो आपने कौन सी खूबी किसमें से ली? पापा से तो मैंने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो लिखने की बात हो, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। काफ़ी सीरियल्स लिखे हैं मैंने, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी हैं, आकाशवाणी के लिए नाटक लिखे हैं, और पापा जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो उनकी ये खूबी तो मुझ में आ ही गई है कि मैं खूबी कहूँ या जो भी, मैं लिखती भी हूँ और जर्नलिस्ट भी रही हूँ। पापा भी जर्नलिस्ट और एडिटर रहे थे एक न्यूज़पेपर के। और मम्मी जो है, मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। तो शायद कहीं ना कहीं वो जो उनकी खूबी है वो शायद मैंने इनहेरिट की है। जी, आपने दूरदर्शन के लिए भी काफ़ी काम किया है और ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, तो इन सब के साथ आप कब जुड़ी? पहले कश्मीर में थे, फिर हम लोग जम्मू शिफ्ट हो गए। तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में मैं बचपन से एक वादी की आवाज़ करके एक प्रोग्राम हुआ करता था, बहुत फेमस प्रोग्राम हुआ करता था। तो उसमें मैं जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर के जो दिग्गज थे, जिनको लेजेंड कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में, चाहे वो मनोहर परोती हो या गिरजा जी हो, कोई भी हो, उनके साथ मैंने शुरू किया। वादी की आवाज़ एक प्रोग्राम था, उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने इसमें काम करना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे मैं यूथ प्रोग्राम जो हुआ करते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। श्रीनगर दूरदर्शन के जो यूथ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, श्रीनगर दूरदर्शन में एक डोगरी प्रोग्राम हुआ करता था, तारा करके। अच्छा। तो उसमें मैं रेगुलर कॉम्पेयर रही। फिर मैं न्यूज़ रीडर भी मैंने श्रीनगर दूरदर्शन में काम किया, रेडियो कश्मीर श्रीनगर में भी काम किया। तो उसके बाद हम लोग जब जम्मू शिफ्ट हुए तो जम्मू में मैं रेडियो में अनाउंसर रही, कैजुअल बेसिस पे जो कहते हैं, हिंदी की और डोगरी की। और उसके बाद रेडियो जो हमारा दूरदर्शन था जम्मू का, वहाँ पे मैं न्यूज़ रीडर रही हूँ। सीरियल्स की अगर हम बात करें तो मैंने जो पहला सीरियल था वो था एक मोड पर। अच्छा। जो आई थिंक 12 एपिसोड्स का सीरियल था, और वो मैंने पहला सीरियल किया है श्रीनगर दूरदर्शन से। वहाँ से मेरे सीरियल्स में जो दूरदर्शन के जो सीरियल्स करने की शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। जी, जैसे आप थिएटर भी करती हैं, आप टीवी के साथ भी जुड़ी रही, रेडियो के साथ भी जुड़ी रही, तो अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों में आपको लगता है कि इंसान में क्या हर चीज़ के लिए अलग अलग खूबी होनी चाहिए, या आप में कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप हर जगह काम कर सके? खूबी तो मैं ये नहीं कहूँगी, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि तीनों जो मीडिया है वो अलग हैं। हाँ। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो अगर आप स्टेज पे एक्ट कर रहे हो या दूरदर्शन या टीवी पे एक्ट कर रहे हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप चीज़ों के माध्यम से एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो आपके ऐसा एहसास है किसी चीज़ को लेकर, उनको जाहिर कर सकते हैं। आप चुप रहकर भी वहाँ एक्ट कर सकते हैं, जिसको माइम कहते हैं।
लेकिन अगर हम रेडियो की बात करें, आवाज़ के माध्यम से एक पेंटिंग सी बनानी पड़ती है किसी सीन को लेकर, और वो जो आपके लिसनर है उन तक पहुंच पाए। जैसे आप किसी के ड्रेस को भी अगर आप बता रहे हैं कि उसने ये कपड़े पहने हैं या ऐसा मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको इफ़ेक्ट्स के ज़रिए, आपकी जो बातचीत है उसके ज़रिए, या आप ये बताना चाहें कि ये जो लड़का है इसको इंटरव्यू, अगर कोई सीन ऐसा है कि इसको जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है न्यूयॉर्क में, तो आप एक हवाई जहाज़ के इफेक्ट से बता सकते हो कि वो वहाँ पहुँच गया है, या फिर बारिश हो रही है तो इफेक्ट्स के ज़रिए आप बता सकते हो। आवाज़ के ज़रिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपकी आवाज़ में वैसे एक्सप्रेशंस भी चाहिए, वैसे हाव भाव भी चाहिए। लेकिन अगर हम फिल्मों की या टीवी सीरियल्स की बात करें, वहाँ ये थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात ज़रूर है कि सेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सेट को चेंज करना या सेट को करना, लेकिन वहाँ आपको आर्टिस्ट का जहाँ काम आता है वो उसको शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो रेडियो पे काम करना ज़्यादा मुश्किल है। नाटक जी, नाटक थोड़ा टफ है। इन सभी में आपका पसंदीदा कौन सी चीज़ है? थिएटर मेरा पैशन जिसे कहते हैं वो है। और मैं ये पूछूं क्यों? मुझे लगता है कि भूख होती है हर आर्टिस्ट में, हर अदाकार में, कि वो अगर आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाए जो आप कर रहे हो, हाँ। तो ये भूख जो होती है ना, वो सेटिस्फाई हो जाती है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। आपको एकदम से रिएक्शन मिल जाता है कि आपने कैसा काम किया, आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, क्योंकि जो आपके ऑडियंस होते हैं, जो आपके दर्शक होते हैं, वो बायस नहीं होते, वो आपको इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं कि आपने कैसा किया। वो जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, वो उससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, और आप वन ही गो में आपको अपने किरदार को निभाना होता है, आपको रीटेक्स नहीं होते, तो ये चीज़ बहुत सेटिस्फाई करती है। आप जो भी लिखती है या जो भी किरदार निभाती हैं, वो बहुत सॉलिड होता है। एक सशक्त जो औरत की बात कहें वो होता है, तो मतलब ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एक जो औरत होती है वो अगर स्ट्रांग हो, हाँ, तो घर के लोग भी इसकी वजह से स्ट्रांग तो होते ही हैं, लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, आसपास के लोग होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने में भी वो एक अहम जो उसका योगदान होता है, उसको वो कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक नाटक किया था, टुकड़े टुकड़े धूप। वो था एक ओल्ड कपल की स्टोरी पे बेस्ड था। जो आजकल अक्सर ये होता है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और फिर वो बाहर सेटल होने चले जाते हैं, क्योंकि बाहर का जो आकर्षण जिसे कहते हैं वो कुछ ज़्यादा होता है, तो वो बाहर चला जाता है। तो अब वो बहुत परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है। बेटा आता है उनसे मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो फिर वापस जा रहा है। तो हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान है। लास्ट में क्या होता है, एक औरत जो बहुत स्ट्रांग होती है, वो कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को संभाले। तो कैसे संभाले? तो वो उसको कहती है कि नहीं, हमें सिर्फ दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपका बेटा बाहर चला गया रहने के लिए। यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ आश्रम में ऑर्फनेज में पल रहे हैं, तो उनको आप एक उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो, उनको एक प्यार दे सकते हो, उनको कुछ पढ़ा सकते हो, उनको इस काबिल बना सकते हो कि वो भी आपके अपने बेटे की तरह आगे चल सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये एक स्टोरी है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की, वो किस तरह अपने हस्बैंड को उस डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो इट रियली मैटर्स अ लॉट कि अगर एक औरत स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपकी जो सोसाइटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। काजल जी, आप मुझे बता रही थी अपने किरदारों के बारे में। आप जब भी कोई किरदार करती हैं तो कोशिश करती हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार आप करें। आप कह सकते हैं कि आपका पसंदीदा किरदार है, तो आप इस तरह के किरदार ही करना क्यों पसंद करती हैं? और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, स्ट्रॉन्ग वुमन की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? किरदार की बात नहीं, अगर मैं कोई नाटक प्रोड्यूस भी करती हूँ या डायरेक्ट भी करती हूँ, हाँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो और जिसमें औरत की एक अहम भूमिका हो। जो मैंने पहला सीरियल किया था एक मोड पर, वो सीरियल भी वुमेन एमेंसिपेशन पे बेस्ड था कि एक वकील होती है और लड़की, वो किस तरह से अगेंस्ट ऑल ऑड्स सोसाइटी से लड़ती है और अपनी एक जगह बनाती है। और इसके बाद मैंने एक अभी कुछ दिन पहले मैंने नाटक किया काया। अच्छा। ये मैं इस काया के बारे में आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, मैंने इसको प्ले को डायरेक्ट किया था और उसमें ये था कि एक गरीब गांव की लड़की जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी जब शादी हो जाती है, उस गांव की कुछ अजीब से रस्में होती है, रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स को वो नहीं मानती, वो पढ़ती है और पढ़ के वो एक कलेक्टर बनकर उसी गांव में आके वहाँ पे चीज़ों को सही करने की कोशिश करती है। अच्छा। काया नाम होता है उस लड़की का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड स्ट्रांग हो। ये नहीं कि आप अगर भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपका अगर माइंड स्ट्रांग है और अगर आपके पास ताकत है इल्म की, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो और आप सोसाइटी को सही करने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में मैं बात करूं कि औरतों को लेकर किसी तरह के कुछ बदलाव किए जाएं, तो आपकी नज़र में वो क्या है? अब का तो मैं नहीं बता सकती कि अब क्या क्या चेंजेस हैं, क्योंकि वो फिर हम लोग उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतें, कश्मीर की औरतें खासकर पिछड़ी हुई हों, ऐसा इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। इस बात से मैं इत्तेफाक ही नहीं करती कि ऐसा नहीं है। कश्मीर बहुत आगे रहा है, बहुत आगे रहा है कश्मीर। वहाँ की औरतें कितना काम करती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड्स के साथ खेतों में काम करती हैं, लकड़ी लेकर आती हैं, कितना काम करती हैं, मार्केट्स में जाके अपनी दुकान लगा के बैठ जाती हैं, वो चाहे वो सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। तो जैसे जो मछली है वहाँ का एक वो रहा है, तो औरतें मछली बेचती रही हैं। अगर उनको ढक के रखा जाता तो वो कभी मार्केट में आके मछली नहीं बेचती हैं, चीज़ें नहीं बेचती हैं, जो आपकी सब्जियाँ वो नहीं बेचती है, शिकारे पे सामान नहीं बेचती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम थिएटर पर वापस आते हैं। जैसे आप थिएटर सिखाती भी हैं, अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसमें क्या मतलब तलाशती हैं कि वो थिएटर कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है सिंसियरिटी। और थिएटर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई भी कला हो, कोई भी चीज़ हो, उसको करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपका एक अच्छा इंसान होना। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कभी भी एक अच्छे अभिनेता या एक एक्टर नहीं बन सकते। या अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप रेगुलर रिहर्सल्स अटेंड नहीं कर रहे हो, आप बहाना बना रहे हो, तो आप कभी रिहर्सल्स, थिएटर में रिहर्सल्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थिएटर में रीटेक नहीं होता। आजकल जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ। तो अब जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं उसमें कितने % आपको लगता है कि वाकई थिएटर करना चाहते हैं, या कितने % ऐसे हैं कि जो सीख करके बॉलीवुड का रुख करना चाहते हैं? अगर 100% में से चूज करें तो 30% होंगे जो डेडिकेटेड है थिएटर को लेकर, थिएटर के लिए। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि बस हमने 1-2 प्रोडक्शंस की और हम बॉम्बे का रुख करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। आपको सीखना चाहिए, उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, फिर आपको बॉम्बे की तरफ रुख करना चाहिए। यहाँ ऐसा अक्सर होता है कि आपने एक प्रोडक्शन कर ली और आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो गए और आप बॉम्बे का रुख करते हैं, और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि वहाँ पे उनको वो मकाम हासिल नहीं होता, यहाँ जहाँ पे सिर्फ कई बार उनको फ्रस्ट्रेशन मिलते हैं और फिर वो वापस। अभी हीर रांझा की बात करें तो पहली बार हिंदुस्तान में हुआ किसी थिएटर में, उसे आपने डायरेक्ट किया। फिल्म तो देखी होगी आपने, हीर रांझा की, जो कैफे आज़मी साहब ने लिखी है, उनकी ही बुक है वो, जो फिल्म पे बेस्ड है। मैंने जो हीर रांझा लिखा वो वारिस शाह की पोइट्री को अडेप्ट करके ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा और इसको लिखा। और वो जो हीर रांझा पहली बार जो इंडिया में हुआ है वो हमने 18 दिसंबर को किया ऑडिटोरियम में, दिल्ली के ही ऑडिटोरियम में, और वो प्योरली म्यूजिकल डांस ड्रामा था जिसमें वारिस शाह की पोइट्री थी और उसका ड्रामेटिक अडेप्टेशन था। आपके अगर पसंदीदा उसकी बात करूं सीरियल्स की या किरदारों की, तो वो कौन से रहे? पिंजरा, अच्छा, जो एक विडो की लाइफ पे बेस्ड था कि वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स किस तरह से लड़ती है और अपने लिए उस सोसाइटी में जिसको बिल्कुल बर्खास्त कर चुकी होती है एक तरह से, उसमें अपनी फिर से एक नई सिरे से जगह बनाती है। तो एक ये सीरियल मेरे बहुत क्लोज रहा है। एक और सीरियल मैंने किया है जंग, वो एक वुमेन जर्नलिस्ट की स्टोरी है कि वो किस तरह से अकेली ड्रग्स के खिलाफ लड़ती है। तो ये कुछ सीरियल हैं जो मेरे बहुत क्लोज रहे हैं। इतने सारे काम एक साथ कर रही हैं, टीवी, रेडियो, थिएटर, लिखती भी हैं, डायरेक्ट भी करती हैं, आप खुद सोचती हैं अपनी स्टोरीज, उनको फिर उनका डायरेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सारे काम आप एक साथ कर कैसे पाती हैं? क्या हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है लिखने के बारे में, कुछ नया सोच रही होती हैं, आगे क्या करना है, कैसे करती हैं? मुझे लगता है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और फिर जो आपका पैशन होता है उसके साथ। तो अगर आप माइंड सेट कर लो कि आपको ये पहले ये करना है, ये करना है और ये करना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती कि आपने इतना, आपका यहाँ से यहाँ तक इतना जो काम है वो आपके प्रोफेशन के लिए है, उसके बाद आपका इतना से इतना काम आपका फैमिली के लिए तो खैर सारा ही वक्त होता है, लेकिन आपका जो पैशन है उसको परस्यू करने के लिए आपके पास कितना वक्त है, इन चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता। अब बात करें आपके अवार्ड्स की, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जम्मू कश्मीर में आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, कई सारे अवार्ड से सराहा गया है। इसके अलावा आपको 2017 में नेशनल अवार्ड भी मिला और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो इन अवार्ड्स के बारे में बताइए हमें। जी, JNK जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुझको 7 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया थिएटर के लिए। तो इसके अलावा मुझे लास्ट ईयर
नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 वीमेन सेलेक्ट हुई थी अलग अलग फील्ड्स की। तो मुझे थिएटर के लिए सिलेक्ट किया गया था। जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो मुझे आई वॉज ओनली जर्नलिस्ट ऑफ JNK फ्रीलांस कैटेगरी में, जिसको एक्रीडेशन कार्ड दिया गया था। और ये उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट को, वो भी फीमेल जर्नलिस्ट को, एक्रीडेशन कार्ड दिया गया। यहाँ से पता चल सकता है कि JNK में कितनी वुमेन इमेंसिपेटेड थी, कि महिलाएं कितनी एम्पावर्ड थी। इस साल मुझे ओपनिंग में ही 2019 में ही एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है थिएटर के लिए, वो राष्ट्रीय सम्मान मुझे इस साल मिला है। मैं इस साल के ओपन में आकाशवाणी में मैंने एक फीचर बनाया था लल्लेश्वरी पे। लल्लेश्वरी सूफी पोइट्रेस रही हैं श्रीनगर की, उन पे एक मैंने म्यूजिकल फीचर बनाया था, प्रेम का सुर आस्था का संगीत। तो कश्मीर के ही स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं लिस्सा कोल, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया है, बहुत पहले शुरू किया था। तो वो अवार्ड मुझे मिला था इस कैटेगरी में। एक फीचर बनाया था मैंने बंद कमरे में उजले फूल, मशरूम कल्टीवेशन पे था, फार्म एंड होम कैटेगरी में, उसके लिए भी मुझे आकाशवाणी का अवार्ड मिला है। अभी आगे क्या प्लान कर रही हैं और क्या नया करना है? थिएटर तो खैर मैं करती रहूँगी, थिएटर में बहुत इनोवेशंस चाहती हूँ कि करूँ। अभी भी मैंने हीर रांझा किया, अभिज्ञान शकुंतल किया, करने जा रही हूँ। रोमियो जूलियट अभी प्रोडक्शन हुई है। तो कुछ नई प्रोडक्शन जो कभी हुई ना हो स्टेज में, वो करना चाहती हूँ। आपने अभी बात कही इनोवेशन की, थिएटर में इनोवेशन की, बहुत ज़रूरी। तो किस तरह की इनोवेशन? मैं खास तौर पे कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर की मैं हूँ और कश्मीर मेरे दिल में बसता है। कश्मीर इज कल्चरली वेरी रिच। किसी भी चीज़ को ले, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे वहाँ की एक्टिंग हो, चाहे वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में ऐसी चीज़ें बसी हुई हैं जिन पे आप बहुत कुछ बता सकते हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं अब जो करना चाहूँगी वो चीज़ें लेना चाहूँगी जिन पे कभी काम नहीं हुआ, उनको थिएटर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। ये मेरा एम है। आप एक खुद स्ट्रॉन्ग वुमन है, आपके किरदारों में भी एक स्ट्रॉन्ग वुमन है और आपकी लिखाई में भी है। आजकल आप सुनती होंगी मीटू कैंपेन के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? आपका नज़रिया किस तरह का है? मेरा नज़रिया ये है कि खामोश रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई आपको परेशान करता है तो उसके खिलाफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो औरतें हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू कीप क्वाइट, यू हैव टू रेज योर वॉइस। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम की बात करूं तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ख़ास औरतों के लिए ही है, ताकि वो हमारा प्रोग्राम देखें, हमारे यहाँ जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं उन्हें देखकर इंस्पायर हो। तो आप उन औरतों से जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं कोई दबी ख्वाहिश होती है कि वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे, लेकिन शायद वो कई बार औरतें कर नहीं पाती। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इस ज़िंदगी को भरपूर जियो, हर लम्हे को जियो, और जो आपका पैशन है उसको ज़रूर आप उसको जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मेरा पैशन तो है लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकूंगी, ऐसी प्रॉब्लम, वो मत सोचिए। दिस इज ऑल हियर। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकती हैं, और अगर आपका पैशन है तो उसका बहुत खूबसूरती से लोगों तक ला सकती हैं। अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो इससे भी आप काफ़ी अरसे तक जुड़ी रही। हाँ, बिल्कुल, और इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। अभी जो जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट को आप देखती हैं तो मतलब आप उनके लिए क्या सोच रखती हैं? कुछ बदलने की ज़रूरत है? बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका ईमानदार होना, और अगर आप ईमानदार नहीं हो तो फिर वो येलो जर्नलिज्म हो जाता है। बस यही कहना चाहूँगी, ईमानदारी से, चाहे आप कलम को चला रही हो या आप किसी चैनल के माध्यम से आप कुछ बोल रही हो, तो अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप तो कुछ भी नहीं है। तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हो और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी आप जिंदगी में काम कोई भी करें लेकिन उसमें ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ भी करें, ईमानदारी, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको क्या लगता है जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑनेस्टी, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये बहुत 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 ज़रूरी है। काजल जी, अगर हम आपके मदर की बात करें तो उनके पास एक गायकी का हुनर था, वो बहुत अच्छी सिंगर थी। वही हुनर आपको अपनी माँ से मिला, गायकी का, आवाज़ का। तो हम ज़रूर चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुनाएं डोगरी में। सबसे पहले तो मैं आपको फोक सॉन्ग है जिसे डोगरी में पाक कहते हैं। अच्छा। तो पहले वो, उसके बाद हब्बा खातून बहुत बड़ी कवित्री रही हैं कश्मीर की, तो उनके गाने की एक लाइन, आ
चन माड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, चन माड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा गे बसोस मेरी जान हो। कश्मीरी गाने की एक लाइन, मेहा कर सके पोष दसवाने, छा मैदाने पोष, मेहा कर सके पोष दसवाने, छा मैदाने पोष। वाह काजल जी, मज़ा आ गया, बहुत खूब। शुरुआत में आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपकी शख्सियत में से केसर सी महक आती है और जो वाकई सही भी है। आपने इतनी सारी दिलचस्प बातें अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम से जुड़ी हुई हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी काजल सूरी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही शानदार हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।